नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। गीत फरोश सामने लिखा हुआ है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये महत्वपूर्ण कविता है। और गीत फरोश अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जो कवि की आत्मकुंठा मर्म वेदना को परिचायित करने का प्रयास करती है। मित्रों, जो एनडीए नेट की इकाई 5 है, अगर हम इकाई 5 की चर्चा करें तो वहां पे लगभग सभी कविताएं हैं। हम आधुनिक काल की कविताओं पे चर्चा कर रहे हैं और ये आधुनिक काल की जो कविताएं हैं इनका जो रूप है वो इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। सभी कविताएं एक एक समीक्षा और सार हमने आपको उपलब्ध कराया। जैसा कि हम हर बार उपविषयों में कविता या जो भी संग्रह रहता है उसको हम बांटते हैं और उसके बाद में उसकी कुछ पंक्तियां जो कि एनडीए नेट या बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछते हैं उनको हम यहाँ पे रखते हैं। तो दो प्रक्रम हो जाते हैं, एक उपविषय में बांटना, दूसरा कविता के कथन तर्क और जो बिंदु हैं उनको निकाल करके लाना। इसके बाद में फिर इसकी समीक्षा और सारसंग्रह दोनों ही आपके समक्ष हम उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे पहले हम कविता को बांटते हैं दो भागों में, शिल्प और भाव। शिल्प और भाव की हम जब संज्ञा की बात करते हैं तो दो भागों में ये इस प्रकार से बढ़ता है कि इसका शिल्प कैसा रहा, यानी कविता का स्ट्रक्चर संरचना कैसी रही, या उसका जो काव्यात्मक जो रूप है वो किस प्रकार का रहा। तो कविता जो है वो गीतात्मक संवाद है। किस प्रकार का है, अगर हम बात करें तो भाव में गीतात्मक संवाद कह सकते हैं। और ये गीत की एक परिपाटी को गीतात्मक संवाद के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। भाव है कवि की मर्म वेदना, कवि की मर्म वेदना यानी अंतरानुभूति को परिचायित करता है। कवि की क्या अंतरानुभूति, जो वह महसूस करता है उसी को अपनी काव्य कोटि के अंतर्गत काव्य कौशल के माध्यम से उसको अभिभूत करने का प्रयास करता है। और उसके बाद में जो विचारधाराएं हैं समाज की, यानी सामाजिक प्रतिचित्रण भी करता है। तो किस प्रकार से ये गीतात्मक संवाद हो गया, मर्म वेदना हो गई, अंतरानुभूति हो गई और सामाजिक परिदृश्य को भी बदलाने का प्रयास यहाँ पे कवि के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक परिवेश जो है उसको ठीक प्रकार से रखने का प्रयास करता है। तो गीतात्मक संवाद, मर्म वेदना, कवि की अंतरानुभूति और सामाजिक परिवेश, इन सब का समन्वय करते हुए भाव का पक्ष जो है वो संबल प्रदान करता है। यानी भाव का पक्ष बहुत ही दृढ़ और विश्वासी जो है वो कवि की जो कल्पना है, कवि की वेदना है, उस सबको परिचायित करता है। अब हम बात करते हैं शिल्प की। तो शिल्प की बात करेंगे, मैं किस्म किस्म के गीत भेजता हूँ। देखिए ये किस्म किस्म है, तरह तरह के, मस्ती पस्ती, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे तुकांतों का भी प्रयोग किया गया है। तुकांतों का भी प्रयोग किया गया। शैली कौन सी है, गीत की शैली है ना, गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत शब्दों का जो गठन है वो शब्दों की अगर हम चर्चा करें तो शब्द सहज, सरस, सरल और सरस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग इसके अंतर्गत मिलता है हमें। अनुप्रास अलंकार मुक्त शैली है, मुक्त छंद की कविता है, मुक्त छंद की कविता के रूप में इसको रखा गया है। अगर हम बात करें तो रस जो है वो यहाँ पे शांत रस का परिवेश प्रतिलक्षित होता है। ठीक है, और उसके बाद में तो इस प्रकार हमें ये कविता संवादों में रूप मिलती है। दूसरा ये जो कविता है यहाँ पर तुकांतों का भी प्रयोग मिलता है और तुकांती छंद का भी प्रयोग है, तुकांतों का समन्वय है ना। तो इस प्रकार से ये जो पूरा परिवेश है कविता का, शिल्प भाव दोनों ही पक्षों का, इस माध्यम से हमने आपको कविता के दो पक्षों का एक वर्णन व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके बाद में हम देखते हैं कवि की जो शैली है वो क्या है। गांधीवादी परंपरा में दीक्षित है। कवि किस परंपरा में दीक्षित है, गांधीवादी परंपरा में दीक्षित है। गांधीवादी विचारधाराओं को धारण करने वाला है। दूसरी बात, कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं जिसका प्रारंभ 1951 में हुआ था। रचना का जो प्रकाशन हुआ वो प्रकाशन 1956 में यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ और जिसमें 30 से 45 तक की कविताएं संग्रहित हमें मिलती हैं।
प्रकाशन वर्ष क्या है 1956, और हमें 30 से 35 तक की कविता 45 तक की कविताएं इसके अंतर्गत मिलती है। और गीत फरोश के नाम से इसको इस संग्रह को प्रकाशित किया गया। यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही प्रकार से बताया कि गीत शैली, गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और इसमें कवि को जिस रूप में चित्रित किया गया है, तो वह यहाँ पर जो चित्रण है उसका चित्रण है फेरी वाले के रूप में, यानी वह कविता का एक बैग लेकर के फेरी वाले के रूप में, फेरी वाला बन करके यह परिवेश या समाज में दौड़ता भागता है, गली गली घूमता है और इस माध्यम से कहता है कि मैं गीत बेचता हूं, किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। और ये जो आत्माभिव्यंजना है, ये आत्माभिव्यंजना उसकी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को हम ध्यान में देंगे। पहले आप ये अगर कुछ चीजें हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और चीजों के बारे में जो कविता को और परिभाषित करने का प्रयास करती हैं। शिल्प और ये जो भाव है, इसके बाद में कविता की टीका टिप्पणी करते हैं। तो यहाँ पर आत्म स्वीकृति, दो तथ्य और हो जाएंगे, आत्म स्वीकृति और पूंजीवाद। दूसरा क्या है? पूंजीवाद। अब आपको हमने बताया कि जिस समय ये कविता का दौर चल रहा था वो क्या था? आजादी के 1947 के बाद का दौर था। 47 तक तो हम आजादी प्राप्त करने के लिए लगे रहे, लेकिन 5-7 वर्षों के बाद में ये आजादी का जो स्वाद था ये फीका पड़ गया, क्योंकि जैसे पहले था, आजादी के पूर्व जैसे भुखमरी की स्थितियां थी, वैसी ही कहीं ना कहीं उसके बाद में भी हो जाती हैं। तो यह जो आक्षेप है वह हमें 1947 के बाद के फीके पड़े हुए स्वतंत्रता या आजादी के स्वाद का परिवेश दृष्टिगोचर करता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो फिल्मी गीतों का जो विक्रय हुआ, यानी अगर हम बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वहां पर किस प्रकार से एक लूट मची हुई है और लोग वहां पर अपने गीतों को किस तरह से एक क्रय विक्रय के साधन के रूप में रख रहे हैं। और कवि की स्थिति क्या है, कवि के लिए वह स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी, तो वो सब कुछ है कि कवि अपने भावों को बेच करके अपना जीविकोपार्जन करता है। तो मूल भाव इसका क्या हो जाएगा, यानी जीविकोपार्जन के लिए अपनी कविता को बेच देना, जीविकोपार्जन का साधन यहाँ पर इकट्ठा करना, अपने भावों का विक्रय करना। दूसरी बात कि जब से मंच अर्थदायक होने लगे, एक बहुत अच्छा शेर है, मुझे याद आ गया इस कविता को पढ़ने के लिए, इसकी विचाराभिव्यक्ति करने के लिए, कि जब से मंच अर्थदायक होने लगे तूतले भी गीत गायक होने लगे। और अर्थ यानी सारा खेल किस बात का था? धन का खेल था। और ये बहुत अच्छा शेर है जो मुझे एक बहुत अच्छे शायर का याद आ गया। चलिए प्रारंभ करते हैं आगे की कुछ समीक्षा और सार पर। ये चर्चाएं धीरे धीरे होती रहेंगी। पूंजीवाद में उपभोक्तावादी, ये जो पूंजीवादी विचारधारा थी जहां पर अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बन रहा था, ये पूंजीवाद की जो परिचर्चा थी, इसके अंतर्गत वह अपने आप को दबा कुचला और पिस रहा व्यक्ति के रूप में महसूस करता है। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, यह गीत पिया को पास बुलाए, यह गीत पिया को पास बुलाए, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, मैं तो सिर्फ गीत बेचता हूं। जहां मैं उस समाज में रह रहा हूं जहां लोगों ने ईमान बेच दिए और मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ गीत बेच रहा हूं, तो क्या मेरा अपराध तो छोटा ही हुआ। और उसके बाद लेकिन फिर भी वो एक फेरी वाले के रूप में है और मानता है कि उसके झोले में गीत भरे हुए, क्योंकि इससे बेहतर काम उसको कुछ आता ही नहीं, और आएगा भी कैसे। भूमिका में ही वो उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि जो गीत फरोश, इसकी पृष्ठभूमि जो है उसमें इस प्रकार से कहा गया कि गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता है, लेकिन हंसाने वाली कविता व्यंग का एक बहुत अच्छा प्रपक्ष, स्पष्ट और उदाहरण है जो समाज पर कुठाराघात करता है। कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी, और वो कहते हैं कि मैंने ये कविता बहुत ही तकलीफ में लिखी, मैं पैसे को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपने महत्व को परिचायित करने का कार्य निरंतर करता रहता है। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैंने कलकत्ते में बन रही एक फिल्म के लिए गीत लिखने का कार्य लिया, और इसके लिए गीत लिखे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि वो गीत मैंने पैसे लेकर के लिखे। यानी उस गीत में मैंने क्या बेचा, उस धन के बदले में मैंने क्या बेचा, मैंने अपने भावों को बेचा, मैंने अपनी वेदना को बेचा, और इस
जो कार्य के बाद वो इस प्रकार का एक जो उनको अभिभूत होता है, जो उनकी कुंठा है, उस कुंठा के लिए इस गीत को, इस कविता को लिखा गया, यह भी हमें मान लेना और जान लेना चाहिए। गीतों की आड़ में भावों का विक्रय, ये इस कविता का मूल केंद्र बिंदु बन सकता है, जिसको हम यहाँ पे उपविषय के रूप में रखे हुए। अबोली विवस्था, इस विवस्था का कोई भी बोल नहीं था, कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ मौनाभिव्यक्ति थी। फिर आगे देखते हैं कि कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में, यह गीत पिया को पास बुलाए, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। यह वर्तमान प्रासंगिकता में भी उतना ही खरा उतरता है जितना यह तत्कालीन समय में 56 में लिखे गए गीतों के रूप में था। यह गीत गजब का ढाकर देखें, क्या बात है, ये देखिए गीत गजब का ढाकर के देखें, जिस प्रकार एक विक्रेता, एक बनिया, एक जो दुकान पर बैठने वाला जो व्यक्ति है, वो अपने सामान की तारीफें करता है, अपनी सामान की तारीफ के पुल बांधता है और उसको विशिष्ट विशिष्ट ऑफर दे करके ये अपनी परिचय कराता है। तो उस तरह का यहाँ पे वो कर रहे हैं कार्य। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता, यह गीत भूख और प्यास भगाता, यह गीत भुआली की दवा हुजूर, यह गीत तपेदी की है दवा हुजूर। इस प्रकार से वो और इसकी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा करे भी क्यों ना, अच्छे दामों में बेचना भी तो है। आधुनिकता का नग्न यथार्थ, और ये था आधुनिकता का नंगा चित्रण, जो उसके नग्न रूप को यथार्थ अभिव्यक्ति देने का काम करता था, वास्तविकता की बात करता था। और बिल्कुल मैं किसी तरीके का कुठाराघात नहीं करूंगा, जितना यह तब था उससे कहीं सैकड़ों गुना यह वर्तमान प्रासंगिकता को धारण करता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई विडंबना नहीं है। और गीत ऑन डिमांड, यानी डिमांड पर गीत, परिवेश के आधार पर, विषय के आधार पर गीतों को लिखने की मांग की जाती है, और बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा भी लेते हैं। यानी अब साहित्य क्या है, वह क्रय विक्रय का साधन बनता जा रहा है। जी छंद और बेछंद पसंद करें, और नवीनता ढाल करके भी रखने का प्रयास करते हैं, और फेरी वाले के सारे गुण भवानी प्रसाद मिश्र जी में हमें दिखते भी हैं। जी छंद और बेहद पसंद करें, मैं नए पुराने सभी तरह के जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, यह गीत रेशमी है, यह खादी का, कुछ और डिजाइन भी है, यह इल्मी, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात। यह सोच समझ कर मर जाने का गीत, मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात। कोई और कार्य ही नहीं, कवि जो है वो किसी और कार्य को भली भांति जानता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसने लेखनी ही तो कमाई, सिर्फ और सिर्फ सरस्वती माँ की अनुकंपा ही तो उस पर प्रदर्शित हुई, और लक्ष्मी माँ की अनुकंपा के वह चाह रखता है, क्योंकि वही जीवन का साधन है, जीविकोपार्जन का साधन है। और उसी सरस्वती को बेचकर वो लक्ष्मी को ग्रहण करने का प्रयास करने का जो यहाँ पर व्यवस्था को दर्शाने का कार्य करता है, ये हमें इस कविता में, ये हमें गीत फरोज में देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, कविता इच्छा पूर्ति पर आश्रित, और कविता इच्छा पूर्ति पर हम फिर वो क्या करता है, भवानी प्रसाद मिश्र जी पुनः क्या करते हैं, इच्छा पूर्ति पर निर्भर, यानी वो ठीक उसी तरह है जिस प्रकार रीतिकालीन कविता स्वर्ण मुद्राओं पर लिखी जा रही थी। इसमें कोई शक नहीं है, दरबारी आश्रित जो कविता थी वही का परिवेश यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है, और ये वो साफ साफ शब्दों में, साफ साफ अर्थों में कहने का पूर्ण प्रयास भी करते हैं कि कविता क्या है, गीत और डिमांड, यानी डिमांड पर आधारित गीत लिखे जा रहे हैं। कविता जो है लोगों की इच्छा पूर्ति पूरी कर रही, वो अलग बात है कि कवि अपनी उत्कंठा को जाहिर करे, लेकिन जहां पर सिर्फ और सिर्फ धनवर्षा के लिए, धन के लिए वह लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, तो कहीं ना कहीं वह दरबारी परिवेश में आश्रित आज भी है। और आधुनिकता का रीतिकाल, देखिए मैंने यहाँ पे एक सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है, उपविषय आपको बहुत पसंद आएंगे। जितने मैंने यहाँ पे विषयों को रखा है कि पूंजीवाद में उपभोक्तावादी, गीतों की आड़ में भावों का विक्रय, अबोली व्यवस्था, आधुनिकता का नग्न यथार्थ, गीत ऑन डिमांड, कविता इच्छा पूर्ति पर आश्रित, और देखिए साफ साफ शब्दों में ये परिचायित करता है कि आधुनिकता का रीतिकाल, वो परिवेश, वो जो गीतों की आड़ में अपने भावों का विक्रय था, वो कहीं ना कहीं रीतिकाल के पूरे 200 वर्षों में था, लेकिन वो परंपरा मरी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साफ साफ कहते भी हैं कि किसी भी परंपरा का प्रारंभ हो जाने के बाद वह कभी मरती नहीं। ये और बात है कि उसका
जो रूप है वो कम या अधिक हो सकता है, और वही कहीं ना कहीं फिर से वह उसी की आड़ में हम देखते हैं। और लेखन का व्यवसाय, द्वंद्व देखिए, जो कविता का फिर से एक केंद्रीय भाव निकाल करके हम लाते हैं कि व्यवसाय का लेखन है या लेखन का व्यवसाय है, यही द्वंद्व यहाँ पे उद्घाटित परिचायित होता है। जी बिल्कुल देर लग गया हटाता हूँ, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, जी बिल्कुल बहुत देर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, गाहक की मर्जी जाता हूँ। गाहक की यानी ग्राहक, जो ग्राहक कौन है? जो अच्छा धन देने वाला, या भीतर जाकर पूछ आइए, देखिए किस प्रकार से उसका प्रतिचित्रण और मानवीकरण कर रहा है कि जी बाहर अंदर भीतर जाकर पूछ आइए, यह गीत बेचना वैसा बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता। पूरा का पूरा गीत अपनी अभिव्यक्ति को ही दर्शाता रहा, अपनी अनुभूति को ही दर्शाता रहा, और पूरे के पूरे गीत में हमें ये बाजारीकरण जो है, ये गीतों का, साहित्य का जो बाजारीकरण है, इसका नग्न यथार्थ प्रस्तुत होता है। और इतनी सामर्थ्य है कवि में कि किसी भी प्रकार का चित्रण कर देता है, परंतु कहीं पर भी किसी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर नहीं आता। यही तो सारगर्भित जो व्याख्यान है वो कविता का है, वो गीत का है, और यह अपने इस कार्य में सदैव सफल रहे और इन्होंने अपने गीत को बहुत बेहतर तरह से प्रस्तुत किया। तो कुल मिलाकर के आप तक ये गीत पहुंच चुका होगा। एनटीए नीट के प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आपको गीत फरोश के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस प्लेलिस्ट में जितने भी एनटीए नीट की इकाई 5 में जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपका। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गुरुचला एकेडमी, मैं प्रभात मिश्रा निरंतर आपके साथ जुड़ा रहूंगा बेहतर से बेहतर अध्ययन और अध्यापन के लिए। जी हाँ, धन्यवाद आपका।